बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम एनालिटिक फंक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं। इसमें हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करेंगे, फिर इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं होलोमॉर्फिक, रेगुलर, इंटायर फंक्शन, उनको हम डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे कि सिंगुलर पॉइंट क्या होता है किसी फंक्शन का, ठीक है। फिर कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट के ऊपर एनालिटिक है तो क्या वो उस पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल भी होगा, या अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल है तो क्या वो उस पॉइंट के ऊपर एनालिटिक भी होगा। तो इन तमाम बातों को हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो डेफिनेशन से हम स्टार्ट लेते हैं। एनालिटिसिटी एट अ पॉइंट, कि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पर एनालिटिक कब होता है। अ कॉम्प्लेक्स फंक्शन w इज इक्वल टू एफ ऑफ जी इज सेड टू बी एनालिटिक एट पॉइंट z नॉट इफ f is differentiable at z naught and at every point in some neighborhood of z naught। इस डेफिनेशन को समझने से पहले हम नेबरहुड ऑफ z naught का पता होना चाहिए। इसको हम पहले डिफाइंड कर चुके हैं। यहाँ पे जस्ट ब्रीफली मैं आपको बता देता हूँ कि नेबरहुड ऑफ z naught का क्या मतलब है। लेट्स सपोज कि ये हमारे पास कोई पॉइंट z naught है, ठीक है। इसको हम सेंटर मानते हुए एप्सिलॉन रेडियस का एक ओपन बॉल लिया, ठीक है, जिसका रेडियस क्या है, एप्सिलॉन। अच्छा, तो इस पॉइंट के नेबरहुड क्या होंगे, मतलब कि नेबरहुड ऑफ z naught का क्या मतलब है, वो तमाम पॉइंट्स z जिनका डिस्टेंस z naught से लें तो वो लेस देन एप्सिलॉन हो, वो तमाम पॉइंट्स z इस z naught के नेबरहुड कहलाएंगे, ठीक है। मतलब कि इस ओपन बॉल के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उन तमाम पॉइंट्स का z naught से डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन से, ठीक है। क्योंकि ये जो एप्सिलॉन है इस सेंटर से लेके इस ओपन बॉल तक का रेडियस है, तो इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं उनका डिस्टेंस z naught से लेंगे तो वो लेस देन एप्सिलॉन ही आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं वो z naught के नेबरहुड हैं। तो अब हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं कि एनालिटिसिटी एट अ पॉइंट, कोई फंक्शन किसी पॉइंट के पर एनालिटिक कब होता है। हमारे पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ जी, उसको हम कहेंगे एनालिटिक एट पॉइंट जी नॉट। लेट्स सपोज कि ये पॉइंट है जी नॉट, हम कहेंगे कि फंक्शन इस पॉइंट के ऊपर एनालिटिक है कब। नंबर वन, वो उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो, इस पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल हो, और एट एवरी पॉइंट इन सम नेबरहुड ऑफ जी नॉट, इस जी नॉट के नेबरहुड में जितने भी पॉइंट्स हैं ये इन सब पर ये डिफरेंशिएबल हो, तब हम कहेंगे ये फंक्शन एनालिटिक है इस पॉइंट जी नॉट पे। अगर स्टूडेंट्स ऐसा हो जाए कि फंक्शन सिर्फ जी नॉट पर डिफरेंशिएबल है और इसके नेबरहुड में जितने जो पॉइंट्स आ रहे हैं उन पे डिफरेंशिएबल नहीं है, तो फिर हम उस फंक्शन को एनालिटिक नहीं कहेंगे इस पॉइंट पे, ठीक है। एनालिटिक होने के लिए दो कंडीशन है, ठीक है। किसी पॉइंट पे फंक्शन के एनालिटिक होने के लिए दो कंडीशन है। नंबर वन, उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो और उस पॉइंट के नेबरहुड में जितने पॉइंट्स आ रहे हैं उन पर भी डिफरेंशिएबल हो, तो तब हम कहेंगे फंक्शन उस पॉइंट पे एनालिटिक है, ठीक है। नेक्स्ट है अ फंक्शन f इज एनालिटिक इन ए डोमेन d इफ इट इज एनालिटिक एट एवरी पॉइंट इन d। अगर इसको हम कह दें कि ये डोमेन d है, ठीक है। अब फंक्शन इस डोमेन में एनालिटिक कब होगा, ठीक है। ये हमने डोमेन लिया, ठीक है। फंक्शन इस डोमेन में उस वक्त एनालिटिक होगा जब इस डोमेन के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब पर एनालिटिक हो, तो तब हम कहेंगे कि फंक्शन इस डोमेन पर या इस डोमेन में एनालिटिक है, ठीक है। अ फंक्शन f इज एनालिटिक इन अ डोमेन d if it is analytic at every point in d। A function f that is analytic throughout a domain d is called holomorphic or regular। holomorphic या रेगुलर फंक्शन कौन सा होता है, ऐसा फंक्शन जो
पूरी डोमेन में एनालिटिक हो तो उस फंक्शन को हम कहते हैं होलोमॉर्फिक और रेगुलर फंक्शन। If a function is differentiable at point z, then it is not necessary that it will be analytic at point z. But if a function is analytic at a point z, then it is always differentiable at a point z. इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो लाजमी नहीं है कि उस पॉइंट पर वो एनालिटिक भी होगा, हो भी सकता है और नहीं भी। लेकिन अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे एनालिटिक है तो वो लाजमी उस पे डिफरेंशिएबल होगा। इसको हम इस तरह से समझते हैं कि लेट्स सपोज ये हमारे पास कोई पॉइंट z है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है इस पॉइंट पे, लेट्स सपोज कि फंक्शन इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, ठीक है, तो लाजमी नहीं है कि इस पॉइंट पे एनालिटिक भी होगा। क्यों भला? क्योंकि एनालिटिक के लिए क्या कंडीशन है कि इस पॉइंट पे भी डिफरेंशिएबल हो और इसके नेबरहुड में जितने पॉइंट्स आ रहे हैं उन पे भी डिफरेंशिएबल हो, ठीक है, तो तब वो एनालिटिक होगा। अगर इन जो नेबरहुड में जो पॉइंट्स हैं उन पे डिफरेंशिएबल नहीं है तो एनालिटिक नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि अगर कोई फंक्शन इस z पे डिफरेंशिएबल है तो वो एनालिटिक हो भी सकता है इस पॉइंट पे और नहीं भी। एनालिटिक तब होगा जब नेबरहुड में जितने पॉइंट्स आ रहे हैं उन पे भी डिफरेंशिएबल हो। तो एनालिटिक कब नहीं होगा? जब नेबरहुड में जितने पॉइंट्स आ रहे हैं उन पे डिफरेंशिएबल ना हो। तो इसका मतलब है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट पे तो उस पॉइंट पे एनालिटिक होना ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी। अब हम इसको समझते हैं कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है किसी पॉइंट पे तो वो लाजमी डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। अगर ये पॉइंट है z, हम कहते हैं कि इस पे ये एनालिटिक है। अब एनालिटिक होने का क्या मतलब है कि इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है और इसके नेबरहुड में जितने पॉइंट्स आ रहे हैं उन पे भी डिफरेंशिएबल है। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि अगर कोई फंक्शन एनालिटिक है तो वो डिफरेंशिएबल लाजमी है, क्योंकि एनालिटिक की डेफिनेशन में डिफरेंशिएबल आ रहा है ना कि एनालिटिक होने के लिए ही ज़रूरी है कि वो उस पहले नंबर पे उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो, फिर उसके नेबरहुड में जितने पॉइंट्स आ रहे हैं उन पे डिफरेंशिएबल हो, तो तब हम कहेंगे वो एनालिटिक है। अब चूँकि हमने पहले ही कह दिया कि वो एनालिटिक है, अगर एनालिटिक है तो डेफिनेशन के मुताबिक वो पॉइंट पे डिफरेंशिएबल भी होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ से दो रिजल्ट बनते हैं कि अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो उस पॉइंट पे एनालिटिक होना ज़रूरी नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी। लेकिन अगर किसी पॉइंट पे एनालिटिक है तो उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल लाजमी होगा। इसको अब हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। द फंक्शन f of z इज इक्वल टू z mod का स्क्वायर इज डिफरेंशिएबल एट z इज इक्वल टू 0 बट इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एनीवेयर एल्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो हम यहाँ पे फंक्शन ले रहे हैं इसको हम एक्सरसाइज में प्रूव करेंगे कि ये 0 के ऊपर डिफरेंशिएबल होता है और 0 के अलावा जितने भी पॉइंट्स हैं उन पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। इसको हम एक्सरसाइज में एक्सप्लेन करेंगे, यहाँ जस्ट हम आपको बताएंगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम इसको प्रूव नहीं कर रहे कि ये z इज इक्वल टू 0 पे डिफरेंशिएबल है और इसके अलावा जितने पॉइंट्स हैं वहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं है। यहाँ पे इसको हम प्रूव नहीं करेंगे, प्रूव हम इसको एक्सरसाइज में करेंगे, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है ये z इज इक्वल टू 0 पे सिर्फ डिफरेंशिएबल है, इसके अलावा जितने पॉइंट्स हैं उन पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। अगर ये पॉइंट मैं कह दूँ कि z इज इक्वल टू 0 है, ठीक है, इसके अलावा ये इसके मतलब जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं, अगर मैं कह दूँ ये कॉम्प्लेक्स प्लेन में पॉइंट है z इज इक्वल टू 0, ठीक है, इस पे सिर्फ ये डिफरेंशिएबल है। इसके अलावा जितने भी पॉइंट्स हैं यहाँ पे कॉम्प्लेक्स प्लेन में कहीं पर भी ये डिफरेंशिएबल नहीं है। तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा इस 0 पे। क्यों भला? क्योंकि हमने कहा कि ये सिर्फ 0 पे डिफरेंशिएबल है। तो एनालिटिक की क्या कंडीशन थी कि पॉइंट पे भी डिफरेंशिएबल हो और इसके नेबरहुड में जितने पॉइंट्स आ रहे हैं उन पे भी डिफरेंशिएबल हो। तो चूँकि ये सिर्फ 0 पे डिफरेंशिएबल है, इसके अलावा कहीं पर भी डिफरेंशिएबल नहीं है, तो इसका मतलब ये एनालिटिक नहीं होगा, ठीक है। सो इट इज़ नॉट एनालिटिक एट
z is equal to 0 because there exist no neighborhood of z is equal to 0। मतलब कि इस z is equal to 0 ये जो पॉइंट है इसका नेबरहुड एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ठीक है। इन विच f इज डिफरेंशिएबल, मतलब कि अगर इस फंक्शन के लिए हमें कोई ऐसा पॉइंट मिल जाता जहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होता और नेबरहुड में जितने पॉइंट्स आ रहे हैं उन पे भी डिफरेंशिएबल होता, तो तब हम कहते कि ये फंक्शन उस पॉइंट पे एनालिटिक है, ठीक है। तो चूंकि ये हमारे पास पॉइंट ही एक है जिस पे वो डिफरेंशिएबल है, इसके अलावा कोई पॉइंट नहीं है जहाँ पे वो डिफरेंशिएबल है, तो इसका मतलब कि ये एनालिटिक नहीं होगा। तो फिर हम क्या कहेंगे इस फंक्शन को कि ये नोवेयर एनालिटिक है, मतलब कि ये जो फंक्शन है ये कहीं पर भी एनालिटिक नहीं होगा, किसी भी पॉइंट के ऊपर एनालिटिक नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है द फंक्शन f of z is equal to z square is differentiable at every point in the complex plane। कॉम्प्लेक्स प्लेन के हर पॉइंट पे ये डिफरेंशिएबल है। अगर हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब है कि f of z is equal to z square ये हर जगह एनालिटिक भी होगा, क्योंकि अगर ये कॉम्प्लेक्स प्लेन है, हम कह रहे हैं कि ये जो फंक्शन है ये कॉम्प्लेक्स प्लेन के हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, यानी कि ये जितने भी पॉइंट्स हैं यहाँ पे ये हर जगह पे डिफरेंशिएबल है। तो अगर हम ये पॉइंट चूज़ करते हैं, हम देखना चाहते हैं कि क्या ये यहाँ पे एनालिटिक होगा कि नहीं, तो ऑब्वियसली होगा, क्योंकि हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो इस पॉइंट पे भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इसके नेबरहुड में जितने पॉइंट्स आएंगे उन पे भी डिफरेंशिएबल होगा, तो इसका मतलब ये इस पॉइंट पे एनालिटिक है। इसी तरह अगर आप ये पॉइंट चूज़ करते हैं तो चूँकि हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है फंक्शन, तो इस पॉइंट पे भी डिफरेंशिएबल है, इसके नेबरहुड में जितने पॉइंट्स हैं उन पे डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब इस पॉइंट पे भी एनालिटिक है। इसी तरह जितने भी आप पॉइंट्स लेंगे इस फंक्शन के लिए उन तमाम पॉइंट्स पे फंक्शन ये वाला एनालिटिक होगा। एनालिटिक क्यों होगा? क्योंकि हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। एनालिटिक होने के लिए डिफरेंशिएबिलिटी का कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स आपको होना चाहिए। नेक्स्ट है इंटायर फंक्शन। अ फंक्शन that is analytic at every point z in the complex plane is called entire function। कॉम्प्लेक्स प्लेन में जितने भी पॉइंट्स हैं अगर फंक्शन उन तमाम पॉइंट्स पे एनालिटिक हो तो उस फंक्शन को इंटायर फंक्शन कहेंगे, ठीक है। इसको आप अंडरस्टैंड कीजिए कि किस फंक्शन को इंटायर फंक्शन कहेंगे। ऐसा फंक्शन जो एनालिटिक हो कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं उन पे, तो तब हम फंक्शन को कहेंगे कि वो इंटायर फंक्शन है। अब हम एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कौन से फंक्शंस इंटायर फंक्शन होते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शंस आर डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट z इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन, सो पॉलिनोमियल फंक्शंस आर एनालिटिक ओवर द होल कॉम्प्लेक्स प्लेन। पॉलिनोमियल फंक्शन जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स प्लेन के हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है। अगर हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो हम कोई भी पॉइंट चूज करेंगे तो उस पॉइंट पे वो एनालिटिक भी होगा। इसका मतलब वो पूरी कॉम्प्लेक्स प्लेन पे एनालिटिक हैं पॉलिनोमियल फंक्शंस। तो दैट्स वाई पॉलिनोमियल फंक्शंस आर इंटायर फंक्शन। पॉलिनोमियल जितने भी फंक्शंस हैं वो इंटायर फंक्शंस कहलाते हैं, ठीक है। एग्जांपल है इसकी एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी, इसको हमने पहले डिस्कस किया है कि ये फंक्शन जो है ये होल कॉम्प्लेक्स प्लेन पे एनालिटिक है, इसका मतलब ये इंटायर फंक्शन है। इसी तरह एफ ऑफ जी इज इक्वल टू साइन ऑफ जी, ये एनालिटिक इंटायर फंक्शन है, ये भी इंटायर फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे आप कोई भी कॉम्प्लेक्स प्लेन में से कोई भी पॉइंट ले लें उस पर ये डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। तमाम कॉम्प्लेक्स प्लेन के तमाम पॉइंट्स के लिए ये दोनों फंक्शन डिफरेंशिएबल है। अगर डिफरेंशिएबल है तो तमाम पॉइंट्स पे एनालिटिक होंगे। अगर तमाम पॉइंट्स पे एनालिटिक के कॉम्प्लेक्स प्लेन के तमाम पॉइंट्स पे एनालिटिक हैं तो इसका मतलब ये फंक्शन इंटायर है। अब मैंने tan ऑफ जी या कोसिकेंट सीकेंट या कॉट जी को मैंने इंटायर नहीं कहा, ठीक है। वो क्यों नहीं कहा? अगर मैं tan की बात करूं, tan ऑफ जी हमें पता है किसके इक्वल होता है, साइन ऑफ जी ओवर कॉस ऑफ जी। अब ये जो फंक्शन है ना tan ऑफ जी, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन के तमाम पॉइंट्स पे एनालिटिक नहीं है, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसे पॉइंट मौजूद है जहाँ पे ये फंक्शन tan ऑफ जी एनालिटिक नहीं है, मतलब कि अनडिफाइन हो जाता है कुछ पॉइंट्स पे। वो पॉइंट्स कौन से हैं? जहाँ पे काज 0 होगा। हमें पता है काज कहाँ पे 0 होता है, 2n + 1 पाई ओवर
2 पे। यहाँ पे cos जो होता है वो 0 वैल्यू देता है, ठीक है, cos 90 0। इसी तरह से आप और भी वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसमें n की जगह 0 पुट करेंगे तो आप पास π/2 आएगा, 1 पुट करेंगे तो 3 π/2 पे भी ये वैल्यू 0 देगा, ठीक है। तो इस तरह cos जहाँ पे भी 0 हो रहा है, जिन पॉइंट्स पे cos 0 हो रहा है उन पॉइंट्स पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है। तो इसका मतलब कम से कम वो पॉइंट्स तो हमें मिले ना, यानी कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे ये फंक्शन अनडिफाइन हो रहा है, मतलब कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है। तो इसका मतलब ये फिर फंक्शन इंटायर भी नहीं है। इंटायर होने के लिए क्या कंडीशन थी कि वो कॉम्प्लेक्स प्लेन के तमाम पॉइंट्स पे एनालिटिक हो, ठीक है। इसी तरह से अगर कोसेकेंट फंक्शन है, कोसेकेंट की बात करें, कोसेकेंट ऑफ जी, तो वो हमें पता है किसके इक्वल होता है 1/sin ऑफ जी। तो साइन जिन पॉइंट्स पे 0 है उन पॉइंट पे ये कोसेकेंट एनालिटिक नहीं होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी इंटायर नहीं है क्योंकि कुछ पॉइंट्स पर ये एनालिटिक नहीं है। अगर ये तमाम पॉइंट्स पर कॉम्प्लेक्स प्लेन के तमाम पॉइंट्स पे एनालिटिक होता तब हम इसको इंटायर कहते हैं, ठीक है। इसी तरह सीकेंट फंक्शन या कॉट फंक्शन जो है वो भी इंटायर नहीं है। ये पॉलिनोमियल फंक्शंस और ये साइन ऑफ जी, कॉस ऑफ जी, ये तीनों इंटायर फंक्शन है। नेक्स्ट है सिंगुलर पॉइंट। सिंगुलर पॉइंट क्या होता है किसी फंक्शन का? अ पॉइंट z एट विच कॉम्प्लेक्स फंक्शन f ऑफ z इज नॉट एनालिटिक इज कॉल्ड सिंगुलर पॉइंट ऑफ f, ठीक है। कि वो पॉइंट जहाँ पे फंक्शन एनालिटिक ना हो उस पॉइंट को हम सिंगुलर पॉइंट कहते हैं फंक्शन का। जैसे कि ये एक हमारे पास कोई फंक्शन है 1/z माइनस 1। अगर इस फंक्शन की मैं बात करूं तो ये फंक्शन z इज इक्वल टू 1 पे अनडिफाइंड हो रहा है, ठीक है। z इज इक्वल टू 1 यहाँ पे पुट करेंगे तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। इसका मतलब ये जो फंक्शन है z इज इक्वल टू 1 पे अनडिफाइंड हो रहा है, मीन्स के इस 1 पे ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है। तो ये जो z इज इक्वल टू 1 है ये सिंगुलर पॉइंट होगा इस फंक्शन का, ठीक है। मतलब कि वो पॉइंट z एट विच कॉम्प्लेक्स फंक्शन इज नॉट एनालिटिक, ठीक है। कि जिस पॉइंट पे फंक्शन जो है एनालिटिक ना हो, मतलब कि वो अनडिफाइन हो जाए जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट को हम सिंगुलर पॉइंट कहते हैं फंक्शन का। एग्जांपल है इसके लिए रैशनल फंक्शन f of z is equal to 4z over z square minus 2z plus 2 is not analytic at z is equal to 1 plus minus iota. So z is equal to 1 plus minus iota are singular points of z. ये सिंगुलर पॉइंट्स किस तरह से निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स आप? कि अगर हमारे पास कोई रैशनल फंक्शन है उसमें जो डिनोमिनेटर आ रहा है उसको 0 के इक्वल पुट करें, ठीक है। यहाँ पे z स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2 ये डिनोमिनेटर है, इसको 0 के इक्वल पुट करें और सोल्व करें फॉर z के लिए। वहाँ से आपको जो पॉइंट्स मिलेंगे z उन पॉइंट्स पे रैशनल फंक्शन अनडिफाइन होगा, मतलब कि उन पॉइंट्स पे फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा। तो वो जो पॉइंट्स होंगे वो सिंगुलर पॉइंट्स कहलाएंगे फंक्शन के, ठीक है। नेक्स्ट है एनालिटिसिटी ऑफ सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड क्वेश्चन। इसका क्या मतलब है कि if the function f and g are analytic in a domain D then sum, difference and product are analytic। अगर दो फंक्शन f और g एनालिटिक है डोमेन D में तो उनका सम भी एनालिटिक होगा, उनका डिफरेंस भी एनालिटिक होगा और उनका प्रोडक्ट भी एनालिटिक होगा और उनका क्वेश्चन कब एनालिटिक होगा? जब g ऑफ z नॉट इक्वल टू 0 इन डोमेन D। यानी कि जो डोमेन हम ले रहे हैं उस डोमेन में g ऑफ z 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो ये क्वेश्चन फिर अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन कब दो फंक्शन का एनालिटिक होता है? जब जो डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है वो 0 ना हो उस डोमेन में, ठीक है। नेक्स्ट है लोपिटल रूल हमारे पास। इसकी स्टेटमेंट क्या है कि ये क्या कहता है कि सपोज f एंड g आर फंक्शंस that are analytic at point z naught and f of z not equal to 0, g of z not equal to 0 but g prime of z not equal to 0, then limit z approaches to z naught f of z over g of z is equal to
एफ प्राइम ऑफ जी नॉट ओवर जी प्राइम ऑफ जी नॉट। लोपिटर रूल इस थ्योरम का क्या मतलब है कि अगर हमारे पास दो फंक्शन है एफ और जी, वो दोनों एनालिटिक है किसी पॉइंट जी नॉट पे, ठीक है, और उस पॉइंट पे दोनों फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो है, ठीक है, यानी उस पॉइंट के ऊपर एफ भी ज़ीरो वैल्यू देता है और जी भी ज़ीरो वैल्यू देता है, बट जो जी है उसका डेरिवेटिव उस पॉइंट पे नॉन ज़ीरो हो, देन हम कहेंगे कि ये जो लिमिट है जी अप्रोचेस टू जी नॉट एफ ऑफ जी ओवर जी ऑफ जी, ये इक्वल होगी इस फंक्शन का डेरिवेटिव एट जी नॉट ओवर इस फंक्शन का डेरिवेटिव एट जी नॉट, ठीक है। ये लोपिटर रूल है, ठीक है। मतलब लोपिटर रूल हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन रही हो, यानी जीरो बाई जीरो फॉर्म या इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म, अगर ये फॉर्म कहीं पे बन रही हो तो वहाँ पे हम लोपिटर रूल को यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब कि अगर ये लिमिट जी अप्रोचेस टू जी नॉट एफ ऑफ जी ओवर जी ऑफ जी है, तो यहाँ पे किस तरह से लोपिटर रूल यूज़ हो रहा है, हमने क्या है कि एफ और जी दोनों एनालिटिक हैं और दोनों की वैल्यू जी नॉट पे ज़ीरो है, इसका मतलब एफ ऑफ जी नॉट ये भी ज़ीरो होगा और ये भी ज़ीरो होगा, ठीक है। तो इसका मतलब जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रही है, तो यहाँ पे लगेगा लोपिटर रूल, और वो किस तरह से लगेगा, तो ऊपर वाला जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव जी नॉट पे निकालें, नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव जी नॉट पे निकालें, तो ये जो लिमिट होगी ये इसके इक्वल होगी, ठीक है। इसको हम यूज़ करते हैं एक एग्जाम्पल में, यूजिंग लोपिटर रूल कंप्यूट दिस लिमिट। ये हमारे पास एक लिमिट है, इसको हमने कंप्यूट करना है, ठीक है। अब देखें कि जब ये लिमिट जी अप्रोचेस टू टू प्लस योटा, जब ये लिमिट यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ज़ीरो ओवर ज़ीरो फॉर्म बनेगी, ठीक है। मतलब कि इफ़ वी आइडेंटिफाई एफ ऑफ जी इसके इक्वल है, यानी कि ये जो है लिमिट है, यानी कि ये फॉर्म है ना, ये फॉर्म देखें कि लिमिट जी अप्रोचेस टू जी, जी नॉट हमारे पास टू प्लस योटा है, इसको आप एफ ऑफ जी कह दें, इसको आप जी ऑफ जी कह दें, ठीक है। जी ऑफ जी जी थ्री माइनस जी माइनस टेन योटा, यू शुड वेरीफाई डैट एफ ऑफ टू प्लस योटा भी ज़ीरो होगा एंड जी ऑफ टू प्लस योटा भी ज़ीरो होगा, ठीक है। इसको आप चेक कर सकते हैं कि ये जो एफ ऑफ जी जिसको आप कह रहे हैं इसकी वैल्यू जी नॉट पे ज़ीरो है, इसी तरह ये जो जी ऑफ जी है इसकी वैल्यू भी जी नॉट यानी टू प्लस अयोटा पे ज़ीरो है। तो इसका मतलब है द गिवन लिमिट हैज़ इनडिटर्मिनेट फॉर्म, जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रही है। नाउ सिंस एफ एंड जी, क्योंकि ये जो एफ है और ये जी है ये दोनों पोलिनोमियल फंक्शन, तो हमें पता है पोलिनोमियल फंक्शन एनालिटिक फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब एफ और जी आर पोलिनोमियल फंक्शंस, बोथ फंक्शंस आर नेसेसरली एनालिटिक एट जी नॉट इज इक्वल टू टू प्लस योटा। मतलब ये तमाम कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, दोनों फंक्शन एनालिटिक है जी नॉट पे और दोनों फंक्शन की उस पॉइंट के ऊपर वैल्यू भी ज़ीरो है, ठीक है। हमने देखा कि अगर ये एफ ऑफ जी था ये जी ऑफ जी था, दोनों की वैल्यू इस जी नॉट पे ज़ीरो है और दोनों फंक्शन एनालिटिक भी हैं, तो इसका मतलब है फिर हम इस फॉर्म को यूज़ कर सकते हैं, इस रिजल्ट को यूज़ कर सकते हैं कि लिमिट जी अप्रोचेस टू टू प्लस अयोटा ये इक्वल होगा, इसको अगर हम एफ ऑफ जी कहें, ठीक है, यानी इसका डेरिवेटिव एट पॉइंट जी नॉट टू जो हमारे इक्वल है टू प्लस योटा जी ऑफ जी, यानी कि जी का डेरिवेटिव एट जी नॉट यानी कि टू प्लस योटा के, यानी कि ये इसके इक्वल होगी, ठीक है। तो एफ प्राइम टू प्लस योटा किसके इक्वल है, टू जी माइनस फोर के, जी प्राइम टू प्लस योटा किसके इक्वल है, वो इक्वल है एट प्लस ट्वेल्व योटा, और एफ प्राइम टू प्लस योटा पे ये है, इन वैल्यू को यहाँ पे पुट करें तो आपका लिमिट का आंसर ये होगा, ठीक है। तो इसमें आपने देखा कि अगर दो फंक्शन एनालिटिक हैं किसी पॉइंट पे, दोनों फंक्शन उस पॉइंट पे वैल्यू ज़ीरो दें, तो तब हम इस फॉर्म को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस रिजल्ट को यूज़ कर सकते हैं कि लिमिट जी अप्रोचेस टू जी नॉट एफ ऑफ जी ओवर जी ऑफ जी ये इक्वल होगी ये जो फंक्शन एफ है उसका डेरिवेटिव पॉइंट पे ओवर जी का डेरिवेटिव एट पॉइंट पे, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी फंक्शन की लिमिट को निकाल सकते हैं बाय यूजिंग लोपिटर रूल। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर, बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर था ये वाला, एनालिटिक फंक्शन वाला।
ठीक है, इसको आप अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कीजिए। अल्लाह हाफिज़।